Friends, good morning to all of you from SS School. I hope you all are happy, healthy and fine. So, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 8 सोशल साइंस। ऑलरेडी हमने जूम लेक्चर में काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। मैंने आपको पढ़ाया था जूम लेक्चर में, लेकिन फिर से हम रिवाइज करने जा रहे हैं। ये हमने पूरी इंडेक्स देखी थी, उसमें से हमारा फर्स्ट चैप्टर था अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। तो जो भी आपको जूम लेक्चर में पढ़ा है वो ब्रीफली आपको फिर से इस वीडियो में समझा रही हो, और साथ में एक वर्कशीट भी दूंगी जो इस वीडियो के साथ में ही होगी। नाउ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर सोशल साइंस इज अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। कैसे यूरोपियंस इंडिया में आए, किस पर्पस के लिए आए, और कैसे उन लोगों ने अपना ट्रेड एक्सपांड किया इंडिया के अंदर, वो सारा इस चैप्टर में कंटेन किया हुआ है। We have learned in the previous standard that many years ago our country was one of the leading countries in the world. Our country was distinct in the whole world. हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा कि बहुत साल पहले हमारी कंट्री इंडिया वो बाकी की कंट्री में लीडिंग कंट्री कहलाती थी। जैसे अभी यूएस है, वैसे हमारा इंडिया भी लीडिंग कंट्री कहलाता था। Our country was distinct in the world. एक अलग ही उसकी छाप थी पूरे विश्व में। The people of various countries were being influenced by our culture and prosperity. इसी वजह से वेरियस कंट्री से अलग अलग कंट्रीज़ के जो पीपल्स थे वो हमारी संस्कृति और जो प्रॉस्पेरिटी थे उसकी वजह से वो इन्फ्लुएंस हो रहे थे हमारी कंट्री में आने के लिए। मैनी पीपल वर्ल्ड वाइड वेर ईगर टू एंटर इनटू ट्रेड विथ आवर कंट्री एंड अर्न वेल्थ आउट ऑफ इट। और इसी वजह से वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ईगर थे हमारी कंट्री के अंदर एंटर होने के लिए, उसमें ट्रेड करने के लिए, और हमारी कंट्री में से ट्रेडिंग करके बहुत सारा वेल्थ कमाने के लिए। अर्लियर द मर्चेंट्स फ्रॉम द वेरियस कंट्रीज केम टू इंडिया फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट बाय लैंड रूट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग के पर्पस के लिए हमारे इंडिया में नॉर्थ वेस्ट की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से बहुत सारे मर्चेंट्स आए और उन्होंने ट्रेडिंग की। लेकिन फॉर ईयर्स द अरब ट्रेडर्स अंडरटुक ट्रेड थ्रू लैंड रूट, बट एज द सिचुएशन चेंज ट्रेड थ्रू लैंड रूट स्टॉप। लेकिन जैसे जैसे कुछ साल निकलते गए वैसे ही जो लैंड रूट के थ्रू ट्रेडिंग हो रही थी वो अटका दी गई। Consequently, the demand for Indian commodities like silk, cotton clothes, muslin, black pepper, spices, etc. increased in the European countries. तो अभी हमारे कंट्रीज़ में से जो रॉ मटेरियल्स बाहर जा रहा था ट्रेडिंग के लिए लैंड रूट के थ्रू, वो स्टॉप हो गया। तो अभी वो रॉ मटेरियल्स जा ही नहीं रहे हैं कंट्री के लिए, तो वहाँ पे डिमांड इंक्रीज़ हो ही जाएगी ना, वहाँ पे उस चीज़ की अछत होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए वहाँ पे इन चीज़ों की डिमांड बढ़ रही थी। कौन कौन सी इंडियन कमोडिटीज़ थी यहाँ से जो ट्रेड होने के लिए निकलती थी? वो थी सिल्क यहाँ से एक्सपोर्ट होता था, कॉटन क्लॉथ्स एक्सपोर्ट होते थे, मसलिन वो भी वन टाइप ऑफ कॉटन मेड क्लॉथ है। जनरली इराक के एक स्टेट के नाम के ऊपर से इसका नाम मसलिन रखा हुआ है। ब्लैक पेपर, स्पाइसेस, ये सब तो आपको पता होगा, वो भी इंडिया में से बाहर एक्सपोर्ट होता था। सो ये सब एक्सपोर्ट होना बंद हो गया बाय जो लैंड रूट। तो इसी वजह से वहाँ डिमांड अदर कंट्रीज़ के अंदर इन सब चीज़ों की डिमांड बढ़ गई। Interest in the European countries to take the advantages of this situation, many countries of Europe started searching for a sea route to India. और इस सिचुएशन का एडवांटेज लेते हुए जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन लोगों ने क्या किया इंडिया तक पहुंचने का सी रूट फाइंड करने के लिए वो लोग निकल पड़े। यू कैन सी हियर पूरा सी रूट ऑफ इंडिया जो उन लोगों ने सर्च करना स्टार्ट किया था वो दिखाया हुआ है। जो डॉटेड लाइन है वो सी रूट दिखा रही है पूरी, और जो न्यूली डिस्कवर्ड सी रूट है वो वाइट डॉट से दिख रहे हैं, और जो ओल्ड सी एंड लैंड रूट था वो ब्लैक डॉट से यहाँ पे स्टेट किया गया है। अभी कौन कहाँ से कैसे एंटर हुआ वो नेक्स्ट में देखते हैं। सो द नेक्स्ट इज़
Subsequently, some adventurous sailors of Europe and other countries started the search of sea route to come to India. इसीलिए यूरोप के जो एडवेंचरियस सेलर्स थे, जिन लोगों को सी रूट ढूंढना था, बहुत ही हिम्मत वाले थे, उन लोगों ने स्टार्ट किया सर्च करना कि इंडिया तक कैसे पहुंचा जाए. तो फर्स्ट वन इज़ क्रिस्टोफर कोलंबस. सो कोलंबस इज़ एन इटालियन explorer, was one of the brave sailors who ventured out to find the sea route to India. ये कोलंबस पहला ऐसा व्यक्ति था, इटालियन एक्सप्लोरर था, इटाली का सेलर था. वो इज़ द ब्रेव सेलर. इतना ब्रेव था इसीलिए तो वो निकल पड़ा था इंडिया तक पहुंचने का सी रूट ढूंढने के लिए. सो ही थॉट दैट वन कैन गो टू द ईस्ट वाया वेस्ट ऑल्सो. जनरली नॉर्थ ईस्ट से इंडिया में एंटर किया जाता था, लेकिन उसने सबसे अलग ढूंढा कि ईस्ट वाया वेस्ट रूट से भी जा सकता है इंडिया में. वाई डिड ही बिलीव सो? ऐसा उसने क्यों सोचा? क्योंकि सी रूट पूरा जो इंडिया है वो अपने 3 तरफ से पूरा सी से ही घिरा हुआ है. इंडियन ओशंस से वो पूरा घिरा हुआ है. इसीलिए उसने ऐसा सोचा कि ईस्ट से वेस्ट से ईस्ट के थ्रू कैसे जाया जाएगा, सी ओशन से इसी डायरेक्शन में जाना बेटर होगा. कोलंबस स्टार्टेड हिज जर्नी टू इंडिया एंड एक्सीडेंटली रीच्ड अमेरिका. उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी इंडिया आने के लिए, लेकिन वो पहुंच कहाँ पे गया? एक्सीडेंटली अमेरिका पहुंचा था अमेरिका, लेकिन फिर भी अभी वो क्या समझ रहा था कि वो कहाँ पे? इंडिया में ही पहुंचा है. वो इसी भ्रम में जी रहा था बहुत साल. जहाँ तक वो जी रहा था, जहाँ तक उसकी डेथ नहीं हुई, तब तक वो यही समझता रहा कि वो इंडिया पहुंच चुका है, लेकिन वो इंडिया नहीं पहुंचा था. वो कहाँ पे पहुंचा था? अमेरिका में. As long as he lived, he was under the misconception that he had discovered the sea route to India. जब तक वो जीता रहा तब तक उसके अंदर एक मिसकंसेप्शन था कि उसने इंडिया ढूंढ लिया है. Hence, even today, the natives of America are called Red Indians, and the Iceland group in the Caribbean is known as the West Indies. इसी वजह से जहाँ से वो एंटर हुआ था ना अमेरिका में, तो उस जगह पे जो भी अमेरिकन्स रह रहे हैं उसको बोला जाता है रेड इंडियंस. एंड वहाँ का जो आइसलैंड ग्रुप है वो भी वहाँ पे के भी लोग किस नाम से जाने जाते हैं? वेस्ट इंडीज़ के नाम से. सो कोलंबस ने अमेरिका ढूंढ लिया, लेकिन इंडिया को वो नहीं ढूंढ पाया. उसको लगता था कि वो इंडिया पहुँच चुका है, लेकिन अभी तक वो इंडिया पहुँचा नहीं है. सो द नेक्स्ट कौन आया? वास्को द गामा. वास्को द गामा अ नेटिव ऑफ पोर्टुगल. वास्को द गामा कहाँ से बिलोंग करता था? पोर्टुगल से. कोलंबस कहाँ से बिलोंग करता था? इटाली से. आपको याद रखना है, कोलंबस इज़ फ्रॉम इटाली एंड वास्को द गामा फ्रॉम पोर्टुगल. वास्को द गामा अ नेटिव ऑफ पोर्टुगल डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया. उसने पहला इंडिया तक पहुँचने का सी रूट फाइंड किया. वो फाइनली इंडिया तक पहुँचा. He encircled the Cape of Good Hope in South Africa and reached the port of Calicut on 22nd May 1498. आफ्टर क्रॉसिंग द इंडियन ओशन को पास ओवर करके उसने क्या किया? कैप ऑफ गुड होप से एनसर्कल करके. कैप ऑफ गुड होप कहाँ पे आया हुआ है? साउथ अफ्रीका में. ये सब पास आउट करके वो कहाँ तक पहुँचा? इंडिया के जो पोर्ट है कैलिकट, वहाँ पे 22 में 1498 में वो पहुँच गया. सो पहुँचने के बाद रूलिंग किंग ऑफ कैलिकट थे ज़ेमरिन. उसने उसको ट्रेड करने की, पोर्टुगीज़ लोगों को इंडिया में ट्रेड करने की परमिशन दी. कहीं पे भी अगर अदर कंट्री में आप एंटर होते हो तो आपको ट्रेड करने के लिए पहले परमिशन लेनी पड़ती है. इसीलिए उन्होंने कैलिकट के जो किंग थे ज़ेमरिन, उससे ट्रेड करने के लिए परमिशन ले ली. लेट मी सी यू द होल सी रूट. देखो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे पोर्टुगल दिखाई दे रहा है. यहाँ पे ब्लैक डॉट से स्टार्ट हो रहा है पूरा सी रूट, वहाँ से जा रहा है. यहाँ पे कैप ऑफ गुड होप जहाँ पे वाइट सर्कल किया हुआ है वहाँ पे वो पहुँचा, और एन सर्कल करके मतलब वहाँ से घूम के टर्न होके फिर वो कहाँ पे पहुँचा? इंडिया के
कैलीकट पोर्ट पे। सो ये पूरा उसका रूट था हमारे इंडिया तक पहुंचने का। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो नाउ द पोर्टुगीज established a fort in Calicut for trade in 1500 CE। 1500 कॉमन एरा में उन लोगों ने क्या किया, ट्रेडिंग करने के लिए फोर्ट एस्टैब्लिश किया कैलीकट के अंदर। सो अगर हमें कहीं पे भी कोई न्यू कंट्री में जाके ट्रेडिंग करनी स्टार्ट करनी होती है, बिज़नेस स्टार्ट करना होता है, तो बिज़नेस के लिए एक प्रीमाइसेस की ज़रूरत होती है, एक बिल्डिंग की ज़रूरत होती है जहाँ पे रह के सारा कुछ वर्क जो ट्रेडिंग के लिए ज़रूरी है वो वहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क या फिर बहुत सारे वर्क वहाँ से हो सके। इसीलिए उन लोगों ने एक फोर्ट बनाया कैलीकट के अंदर जहाँ पे जो भी ट्रेडिंग के लिए ज़रूरी कामगिरी है वो वहाँ से हो सके। दे फोर्टिफाइड इट एंड अपॉइंटेड अ कमांडर इन चीफ। उन्होंने वो फोर्ट संभालने के लिए कमांडर ऑफ चीफ उन लोगों ने अपॉइंट किया, उसका नाम था अल्बेकर्क, टू सेफ गार्ड द फोर्ट की देख रेख रखने के लिए। मूविंग नॉर्थवर्ड्स अल्बेकर्क कनकर्ड गोवा इन 1506 CE। 1506 कॉमन एरा में जो अल्बेकर्क था वो नॉर्थवर्ड तक मूव हुआ और उसने क्या कनकर्ड किया था, गोवा तक ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया था। विद इन स्पान ऑफ 100 ईयर्स, 100 साल की ड्यूरेशन में ही उन लोगों ने द पोर्टुगीज टुक कंट्रोल ऑफ मैंगलोर, कोचीन, गोवा, दीव, मुंबई एंड आइसलैंड ऑफ लंका। इन सारे स्टेट के अंदर उन लोगों ने ट्रेडिंग करनी स्टार्ट कर दी थी। सिर्फ 100 ईयर्स के ड्यूरेशन में पोर्टुगीज़ कहाँ तक पहुँच गए थे, मैंगलोर, कोचीन, गोवा, दीव, मुंबई एंड आइसलैंड ऑफ लंका। मतलब पूरा साउथ से लेके धीरे धीरे वो मिडल इंडिया तक पहुंचना स्टार्ट हो गए थे। सो ये था पोर्टुगीज़ की इंडिया में एंट्री। लेकिन पोर्टुगीज़ बहुत साल तक चले नहीं। उन लोगों ने जैसे ही अपना एक्सपांड करना स्टार्ट किया, जैसे ही सी रूट ढूंढा गया, वैसे ही अदर कंट्रीज़ भी अभी वहाँ से आना शुरू तो हो गई ना इंडिया में। तो आगे देखते हैं कैसे ये पोर्टुगीज़ रूल एंड हुआ। सो द एंड ऑफ पोर्टुगीज़ रूल। In the beginning of 17th century, the Portuguese expanded their trade to Bengal। 17th century के स्टार्ट होने तक उन लोगों ने 15th century से स्टार्ट किया था, लेकिन 17th century तक पहुँचते पहुँचते उन लोगों ने अपना ट्रेड कहाँ तक एक्सपांड कर लिया था, बंगाल तक पहुँच चुके थे। At this time, the Mughal Emperor शाहजहाँ ruled to India from Delhi। उस टाइम पे जो मुग़ल एम्परर थे शाहजहाँ, वो इंडिया में रूल कर रहे थे। कहाँ से, दिल्ली से। द सूबेदार ऑफ बंगाल कंप्लेन टू शाहजहाँ अबाउट द बिहेवियर ऑफ पोर्टुगीज़। फिर जो पोर्टुगीज़ का बिहेवियर हम इंडियंस की तरफ बहुत ही गंदा रहता था, बहुत अच्छा नहीं था। सो जो सूबेदार थे बंगाल के उन्होंने शाहजहाँ को क्या किया, कंप्लेन की कि पोर्टुगीज़ का बिहेवियर हमारे इंडियन की और अच्छा नहीं है। Thus the fort of Hooghly was demolished and the ships were burnt as per the order of emperor। उन लोगों ने, पोर्टुगीज़ ने ट्रेडिंग करने के लिए बंगाल के अंदर भी हुगली नदी के पास, हुगली जो रिवर है वहाँ पे भी फोर्ट एक बनाया हुआ था। तो जैसे ही सूबेदार ऑफ बंगाल ने कंप्लेन की शाहजहाँ को, तो शाहजहाँ ने ऑर्डर दिया कि फोर्ट ऑफ हुगली को डिमोलिश किया जाए, तोड़ दिया जाए, और जो पोर्टुगीज़ की शिप थी उसको भी बर्न कर दिया, जला दिया। इन दिस वे द पोर्टुगीज रूल केम टू एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ टेरिटरीज ऑफ दीव, दमन एंड गोवा। गोवा, दीव एंड दमन में उन लोगों का रूल अभी भी चल रहा था। बाकी के इंडिया के जो भी पार्ट्स थे वहाँ पे उनका जो रूल चल रहा था वो एंड हो गया। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आगे का हम नेक्स्ट रूम लेक्चर और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके साथ मैं आपको वर्कशीट भी सेंड कर रही हूँ जिसके अंदर नोट्स दी हुई है जो आपको अपनी नोटबुक में डालनी है, राइट। एंड आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप अपनी नोट्स में लिख के मुझे नेक्स्ट जब जूम सेशन में हम मिलेंगे तब आप मुझे पूछ सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।